आज उसकी शादी की पहली सुबह थी। सुहाग रात में उसके शौहर आमिर ने जिस तरह अपनी गर्मजोशी दिखाई थी, उसकी वजह से उसका पूरा वजूद अब दर्द कर रहा था। अभी वो सुबह के 8 बजे नहा धोकर सादा सा सूट पहनकर बैठी थी। उसने तो सोचा था कि उसकी पहली रात है, इसी वजह से आमिर उसके साथ बहुत नरमी भरा बर्ताव करेगा। शायद उसकी थकन और शर्म व हया का एहसास करके वो सब ना करे, जिसके बारे में सोचकर उसकी जान निकल रही थी। लेकिन जैसे ही रात को आमिर कमरे में आए, एकदम से ही उसके नरम व नाजुक वजूद को चूमने लगा। हानि एकदम से ही बुखला गई थी। वो हमेशा से ही शर्म व हया का पेकर रही थी, लेकिन आमिर ने आते ही इस कदर गुस्ताखियां की कि उसे संभलने का मौका भी ना मिला, और वो चुपचाप किसी बेजान लाश की तरह बेड पर पड़ी रही। लेकिन दर्द की ठेसें जब उसके वजूद में उठने लगी, तभी उसने धीमे से लहजे में आमिर को कहा कि इसे दर्द हो रहा है। मेरी जान, शादी की पहली रात तो हर एक लड़की को ही दर्द होता है। आमिर जैसे उसकी तकलीफ का मजा ले रहा था, फिर तो वो अपनी फितरी ख्वाहिश पूरी करके मजे से सो गया, जबकि हानिया को दर्द के मारे पूरी रात नींद ना आई थी। सुबह फजर में जाकर उसकी आंख लगी। वो 1 घंटा सोई थी। जल्दी से उठकर बैठी और नहाने चली गई। अभी भी सादा सा सुर्ख कलर का सूट पहने वो सोफे पर बैठी थी कि अचानक ही दरवाजा तेज तेज बजने लगा। बाहर उसकी सास नसीम बेगम थी। उठ गई तुम, वो सर से पांव तक हानिया का जायजा ले रही थी। हानिया उनके सामने नजरें झुकाए खड़ी थी। शादी की पहली सुबह थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। कभी उनकी नजर सोए हुए आमिर पर पड़ी तो हानिया से कहने लगी, नीचे सारे मेहमान आ चुके हैं, तुम्हारे घर वाले भी आने वाले हैं। नाश्ता वगैरह लेकर जल्दी से आमिर को उठाओ और खुद भी तैयार होकर नीचे आ जाओ, मुझे दोबारा ना आना पड़े। हानिया ने उनकी बात पर सर हिला दिया था। फिर नसीम बेगम के जाने के बाद उसने दरवाजा फिर से बंद किया और धीरे धीरे आमिर को जगाने की कोशिश करने लगी, जो न जाने कितने दिनों की थकन उतारने के बाद ऐसे सो रहा था जैसे उसे नींद की कुछ खबर ही ना हो। उठे प्लीज, 10 बजने वाले हैं, सारे मेहमान आ चुके हैं, अम्मी भी पूछ रही हैं आपका। वो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। गोरे गोरे हाथों में लाल रंग की चूड़ियां देकर आमिर की निगाहें फिसलने लगी। अचानक ही उसने बाजू से पकड़कर हानिया को अपने ऊपर खींच लिया। इतनी भी जल्दी क्या है मेरी जान बाहर जाने की? इस वक्त तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए खास है, बाहर बैठे हुए मेहमान नहीं। आमिर उसके चेहरे पर और भी तेज तेज गुस्ताखियां करने लगा, जबकि हानिया मारे शर्म के अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जबकि आमिर की शौकियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़े मुझे, अम्मी आ जाएगी, उन्होंने ताकीद की थी कि मैं आपको उठा दूं। अब उससे कोफत हो रही थी, लेकिन आमिर ने दोनों बाजू में उसका नाजुक वजूद जगड़ लिया था। आनी एक बार फिर से उसकी गिरफ्त में थी और वो वही सब करने लगा जो सुहागरात में उसने किया था। यार, लेकिन तुम बच्चों की तरह रो रही हो। आमिर उसे यूं रोते हुए देखकर नाराजगी का इजहार कर रहा था, जबकि हानिया को एक बार फिर से दर्द हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अभी तो वो नहाई थी और फिर से उसे दोबारा नहाना पड़ेगा। क्या सुहागरात में हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है, या आमिर ही ज्यादा ख्वाहिश रखता है? वो ये बात सोचने पर मजबूर थी। फिर आमिर तो नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया, जबकि उसे फिर दोबारा नहाना था। नहा धोकर उसने अपने गीले बालों को छुपा लिया था, कहीं किसी की नजर उस पर पड़ जाए और वो ये सोचे कि अभी अभी नहा कर आई है। बावजूद इसके कि शादी के अरमान उसकी आंखों में थे, लेकिन फिर भी रात के हवाले से खौफ उसके दिल में बैठ गया था, खास तौर पर आमिर की तरफ तो उसे देखा भी नहीं चाह रहा था। अब वो अपनी अम्मी और बहनों से मिल रही थी, जो उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। बड़ी बहन सुर्खी से पूछ रही थी कि कैसे गुजरी तुम्हारी रात। हानिया ने नजरें झुका ली थी। सुर्ख कलर के सूट में उसकी हुस्न की रोआनियां खूब झलक रही थी। यही वजह थी कि आमिर आते जाते उस पर नजर जमा रहा था। फिर नाश्ता करके उसके मायके वाले वापस चले गए, क्योंकि शाम को वलीमा था, जबकि वो देगर मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई। वो कुछ देर कमरे में जाकर आराम करना चाहती थी, लेकिन आमिर का खौफ उसके हवासों पर सवार था। अगर वो कमरे में गई और दोबारा फिर से वो शुरू हो गया तो उसकी हालत क्या होगी?
अभी भी उसे दर्द हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि दर्द इतना बढ़ जाए कि उसे बैठा भी ना जाए। अभी भी अपनी छोटी नंद से बात करते वो एकदम हंसी तो सामने से आते आमिर के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। वो उसे इशारा कर रहा था कि बहाने से वो कमरे में आ जाए, लेकिन एकदम से ही हानिया ने उससे नजरें फेर ली। वो जानबूझकर उसका इशारा नहीं समझना चाहती थी। हानिया भाभी, आपको आमिर भाई बुला रहे हैं। आमिर की छोटी कजन ने उसके कान में सरगोशी की, लेकिन वो ढीठ बनकर वहीं बैठी रही। बेटा, कब से आमिर तुम्हें कमरे में बुला रहा है? नसीम बेगम ने उसे थोड़े सख्त लहजे में कहा था। उसे उठना ही पड़ा। अब उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। अपने कमरे में जाते ही उसे खौफ महसूस हो रहा था। जैसे ही वो कमरे में गई, अचानक तेजी से आमिर ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसका बाजू पकड़कर सख्ती से कहने लगा, क्या तुम्हें इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा बुलाने के लिए? 3 दफा तुम्हें बुला चुका हूँ, लेकिन तुम ढीठ बनकर वहीं बैठी रही। 3-4 दफा मैंने तुम्हें इशारा भी किया। वो उस पर अपनी नाराजगी दिखा रहा था। मैं अभी सोना चाहती हूँ आमिर, मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है और दर्द भी हो रहा है। चाहते हुए भी वो अपने इस दर्द के बारे में ना बता सकी जो सुहाग रात और उसके अगले दिन के बाद उसके वजूद में उठ रहा था। हाँ, तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों सो जाएं। देखो, वलीमा शाम को है, जब तक हम दोनों आराम कर लेते हैं। आमिर ने एकदम से ही उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। एक बार फिर से वो शुरू हो चुका था। हानिया की गर्दन पर फिर से गुस्ताखियां करने लगा। खूबसूरत और ऊपर से मासूमियत उसके चेहरे पर हद से ज्यादा थी। आमिर ऐसे ही तो उसे देखकर पागल नहीं हो रहा था। आमिर, प्लीज मुझे छोड़ दें, बहुत तकलीफ हो रही है। वो उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन आमिर पे तो न जाने रात से क्या वहशीपन सवार था। उस लम्हे उसे हानिया की आवाज भी सुनाई ना दे रही थी। वो बड़ा जोश में था। जो उसके मन में आ रही थी वही कर रहा था। कल रात से कई बार वो उसके साथ ये सब कर चुका था, इसलिए उसकी तकलीफ अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। तभी वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी, जबकि आमिर अब सुकून से बेड पर लेटा था। ओहो, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। देखो, शुरू शुरू में हर लड़का लड़की ऐसे ही बेताबी और गुस्ताखियां दिखाते हैं। वह अभी शौक लहजे में उससे कह रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि हानिया किस दर्द से गुजर रही है। लेकिन अचानक ही उसके मुंह से चीख निकली थी। जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हुई तो वो दर्द से कहराने लगी, ये क्या कर रही हो तुम? बाहर मेहमान जमा है। जोर जोर से रोते धोते देकर आमिर परेशान हो गया था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगी। वो मुसलसल अपने पेट पर हाथ रखी हुई थी। अब आमिर को एहसास हुआ शायद कोई ज्यादा ही जोर जबरदस्ती करके उसने हानिया को इस हाल तक पहुंचा दिया है। तभी वो नसीम बेगम को बुलाने के लिए दौड़ा था। थोड़ी ही देर बाद वो एक डॉक्टर की क्लिनिक में थी। लेडी डॉक्टर ने हानिया को अंदर बुलाकर चेकअप किया था। शर्मो हयात से हानिया जमीन में गिरने को थी। जिस तरह से लेडी डॉक्टर ने उसे चेक किया और उससे उसकी तकलीफ पूछी थी, मारे शर्म के उससे नजर भी ना उठाई जा रही थी। हानिया का चेकअप करने के बाद लेडी डॉक्टर नसीम बेगम को अजीब निगाहों से घूर रही थी। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, किस चीज का दर्द हो रहा है इसे? नसीम बेगम ने फौरन ही डॉक्टर ने इससे पूछा था। ये बहू है आपकी? लेडी डॉक्टर ने नसीम बेगम से तंजिया अंदाज में पूछा। क्या आपका बेटा जाहिल है? क्या हाल किया है इसने अपनी बीवी का? लेडी डॉक्टर उन्हें बातें सुना रही थी। नसीम बेगम अभी 3-4 दिन तक उन्हें अपने बेटे से दूर ही रखेगा। मेरी बात आप अच्छे से समझ रही हैं ना? अभी इनकी हालत बहुत नाजुक है। बार बार इस जगह के इस्तेमाल करने की वजह से इंटरनली जख्म पड़ गया है। नसीम बेगम बहुत शर्मिंदा सी हो गई थी, जबकि हानिया नजरें झुकाए बैठी उंगलियां चटका रही थी। लेडी डॉक्टर ने उसे पेन किलर दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी तकलीफ में थोड़ी कमी हुई थी। फिर वो दोनों आकर कार में बैठ गए, जहां पर आमिर उनका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, सब ठीक है? वो अपनी माँ से पूछ रहा था, लेकिन नसीम बेगम के माथे पर बल थे। कुछ ज्यादा ही नाजुक मिजाज है तुम्हारी बीवी। डॉक्टर ने के सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे, और तुम भी थोड़ा सब्र से काम लो। अब इसे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। वो साथ ही अपने बेटे को भी लताड़ रही थी, जबकि आमिर हानिया को घूर घूर कर देख रहा था, जो नजरें झुकाए बैठी थी, लेकिन बड़े ही मासूम लग रही थी। फिर शाम को वो पार्लर में तैयार होने चली गई। शुक्र था कि उसकी तकलीफ में थोड़ा फाका था। वो इस बात पर खुश थी आज उसके घर वाले आएंगे और उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। लेकिन जब वो ग्रे कलर की मैक्सी पहनकर तैयार होकर हॉल में आई, आमिर की नजरें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। वो व्हाइट कलर का नेकलेस तो और भी ज्यादा सज रहा था। सभी उसकी बीवी की तारीफ कर रहे थे।
जबकि आमिर का दिल मचल रहा था। वो किसी भी सूरत उसको मायके जाने नहीं देना चाहता था। तभी वो अपनी माँ के पास जा पहुंचा। आज आप इसे माँ के घर नहीं भेजना, मैं कल खुद ही लेकर चला जाऊंगा। नसीम बेगम ने उसे घूर कर देखा और सरगोशी में कहने लगी, लेडी डॉक्टर ने कहा था कि 3-4 दिन तुमसे दूर रखो। तुम पागल मत बनो आमिर, खुदा न खास्ता कुछ बड़ा मसला हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो इन्हें समझा रही थी, लेकिन आमिर किसी तौर पर समझने को तैयार नहीं था। बस आपने हानिया को आज इसके घर वालों के साथ रहने नहीं देना। वो भी बड़ा ही जिद्दी था। अब नसीम बेगम परेशान होगी। तब उन्होंने स्टेज की तरफ देखा। हानिया अकेले ही स्टेज पर बैठी थी। वो अपने घर वालों का इंतजार कर रही थी। तभी मौका देखकर वो फौरन उसके पास जा पहुंची और सरगोशी में कहने लगी, हानिया तुम आज अपने घर वालों के साथ जाने से इनकार कर देना, कल तुम्हें आमिर खुद अपने साथ ले जाएगा। नसीम बेगम की बात पर वो बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। वो कितनी शिद्दत से अपने घर वालों का इंतजार कर रही थी और यहाँ नसीम बेगम कह रही थी कि वो मना कर दे। नहीं, वो हरगिज ऐसा नहीं करेगी। अचानक ही उसने फैसला किया। फिर लाख आमिर और नसीम बेगम की कोशिशों के बावजूद भी वो रुकने को तैयार ही नहीं हुई और वलीमे के बाद अपने घर वालों के साथ चली गई। आमिर को शदीद गुस्सा आ रहा था। वो तो इसका ये खूबसूरत रूप आज अपनी नजरों में उतार रहा था और कमरे की तन्हाइयों में उसे देखने के लिए बेचैन था। लेकिन हानिया ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया था। उसने भी सोच लिया था कि अब वो इसको लेने नहीं जाएगा, बल्कि वो खुद ही अपने घर वालों के साथ वापस आएगी। दूसरी तरफ हानिया अपने घर आकर बहुत खुश थी। उसकी छोटी बहन, अम्मी, अबू सब उसे घेर कर बैठे थे। उसने किसी से भी बात का जिक्र नहीं किया था कि वहां एक ही दिन में वो किस तकलीफ से गुजरी है और आमिर ने अपनी शिद्दत उस पर इतनी लुटाई कि वो डॉक्टर तक जा पहुंची। लेकिन शाम हुई तो हानिया की अम्मी कहने लगी, हानिया बेटा, आमिर का मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्या कोई बात हुई है? तुम उसे एक बार फोन कर लो। अम्मी की बात पर उसे भी थोड़ी परेशानी हो गई। उसे याद आया नसीम बेगम ने उससे कहा था कि आमिर ने कहा है कि आज तुम अपने घर ना जाना, लेकिन उसने उन दोनों की एक ना सुनी और अपने घर वालों के साथ आ गई थी। क्या वो इस बात पर इससे नाराज है? इसका मतलब है कि मुझे फोन करना चाहिए। कुछ सोचकर वो उठी और अब्बू के मोबाइल से आमिर का नंबर मिला दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो मीठे से लहजे में आमिर से पूछ रही थी। आखिर वो उसका शौहर था। सारी जिंदगी हानिया ने उसी के साथ तो गुजारनी थी। आ गया तुम्हें मेरा ख्याल? अगर इतना ही ख्याल है तो अभी और इसी वक्त घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। आमिर तो जैसे उसके फोन आने का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर हानिया की जान निकल गई कि वो इससे लेने आ रहा है, लेकिन मैं तो एक हफ्ते के लिए आई हूँ। आमिर प्लीज समझने की कोशिश करे। हानिया चाह रही थी कि किसी तरह वो इसे लेने न आए, लेकिन वो भी जिद्दी था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, फिर तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा। अब हानिया परेशान हो गई थी। आखिरकार उसे हाँ करनी ही पड़ी। थोड़ी देर बाद वो वापस जाने की तैयारी कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी अम्मी और छोटी बहन परेशान हो गई। क्या हुआ, आमिर क्यों लेने आ रहा है? आमिर परेशान थी। कुछ नहीं अम्मी, बस उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मुझे वापस जाना ही होगा। हानिया ने बहाना बनाया। फिर वो अंदर भी नहीं आया और वहीं से मिलकर हानिया को बाहर भेजने का कह दिया। हानिया की अम्मी भी देख रही थी कि दामाद का मूड कुछ ऑफ है। हानिया ने आमिर की नाराजगी के डर से जल्दी से अम्मी को खुदा हाफिज कहा और सामान लेकर बाहर निकल आई। वो गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर वासे नाराजगी थी। घर आने तक वो खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था, जबकि हानिया उसके पीछे थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, नसीम बेगम उससे देखकर हैरान हुई। इतनी जल्दी वापस आ गई? तुम्हें 8 दिन के लिए भेजा था, ये रस्म होती है? हानिया शर्मिंदा सी खड़ी थी, लेकिन आमिर ने कोई जवाब देना भी गवारा ना किया और सीधा कमरे में चला गया। ये आजकल की लड़कियों को तो जरा सब्र नहीं। नसीम बेगम उससे शर्मिंदा हो गई, अपने कमरे में चली गई, जबकि वो आमिर के पीछे पीछे आई थी। अब तो मैं आ गई हूँ आमिर, प्लीज अपनी नाराजगी छोड़ दें। आमिर ने उसे खफगी से कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कह दिया था कि तुम वलीमे के बाद अपने घर वालों के साथ नहीं जाओगी। तुम्हें मेरी कहाँ परवाह है, ना ही तुम्हारे नजदीक मेरी बात की कोई अहमियत है। वो इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। अब हानिया परेशान सी हो गई। उसकी माँ बाप ने शादी से पहले ही ताकीद की थी कि शोहर को नाराज ना करना। शादी लड़की की एक ही बार होती है, इसलिए जहां तक मुमकिन हो अपने शोहर को राजी रखना। अब उसकी मिन्नतें तरले कर रही थी
कि किसी तरह आमिर उसे अपनी नाराजगी खत्म कर दे। ठीक है, आज की रात तुम्हें मेरा भरपूर साथ देना होगा, फिर ही मैं अपनी नाराजगी खत्म करूंगा। आमिर के भड़कते ये जज्बात किसी सूरत काबू में नहीं आ रहे थे। ये सुनकर वो परेशान हो गई। आप जानते हैं ना कि लेडी डॉक्टर ने क्या कहा था, अभी मुझे कुछ दिन आपसे दूर रहना है। मेरे इंटरनली हिस्से में थोड़े जख्म है। वो सर झुकाए झिझकते हुए से बता रही थी। बस तुम जैसी औरतों के बहाने यही वजह है कि आजकल तलाकों की वजह इतनी ज्यादा क्यों हो गई है। शादी के तीसरे दिन ही आमिर के मुंह से तलाक की बात सुनकर हानिया के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अच्छा बताएं, आपकी नाराजगी खत्म हो जाए इसके लिए मुझे क्या करना होगा? जाओ, अलमारी के दराज में एक चीज रखी है, इसी से मेरी नाराजगी खत्म होगी। अब हानिया हैरान रह गई कि आखिर वैसी क्या चीज है। जैसे ही उसने दराज खोलकर देखा, मारे शर्म के जैसे वो जमीन में गड़ गई थी। वो नाइटी थी। अगर वो उसे पहनकर आमिर के सामने आती तो उसके जज्बात किसी तौर पर भी ना संभलते। मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जब रात को वापस आऊं तो मुझे यही पहनी हुई नजर आओ। उसके कान में सरगोशी करता वो कमरे से बाहर चला गया। फिर रात को उसकी हस्बे ख्वाहिश वो पहनकर तैयार हो गई थी। लंबे बाल, होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक और उसकी गोरी रंगत ऊपर काले रंग की नाइटी में और भी ज्यादा खिल खिल कर बिखर रही थी। आमिर जैसे ही कमरे में आया तो वह हानिया को देखते ही जैसे पागल सा हो गया। उसे ज्यादा सब्र भी ना हुआ और वो फौरन से ही शुरू हो गया था। हानिया उसे रोकती रह गई कि आमिर प्लीज खुदा के लिए आराम से करें, मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन उसकी तकलीफ की भला उसे कहाँ परवाह थी। वो तो अपने जज्बात कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। पूरी रात उसे तंग करता रहा। जहाँ हानिया उसे रोकती तो वो और भी ताकत से उसे खामोश करवा देता और उसे सोने भी नहीं दे रहा था। सुबह तक उसका बदन थकन से चूर हो गया था। फजर का टाइम हुआ तभी वो गहरी नींद सोया था और हानि के जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं रही थी। वो अपने आप को थका हुआ और कमजोर महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे क्योंकि जिस्म के नाजुक हिस्से पर तकलीफ की वजह से वो सो भी नहीं पा रही थी। सुबह 7 बजे ही तेज तेज दरवाजा बजने लगा। जब तक वो नहा धोकर कपड़े तब्दील कर चुकी थी। दरवाजे पर उसकी छोटी नंद रीता थी। अम्मी बुला रही है भाभी आपको, माँ का पैगाम देकर वो नीचे भाग गई। हानिया ने अच्छी तरह से सर पर दुपट्टा जमाया। अभी तो उसके बाल भी खुश्क ना हुए थे और कमजोरी और तकलीफ के बायस उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन अपनी इस तकलीफ को छुपाई हुई नसीम बेगम के सामने खड़ी थी। बहू देखो, सुबह सवेरे उठ जाया करो। आज तो मैंने रीता को भेज दिया तुम्हें जगाने के लिए, लेकिन दोबारा शिकायत का मौका ना देना। आज मीठा बनाना है, 2-3 मेहमान रुके हुए हैं, ये भी चले जाएं। इससे पहले ही तुम कुछ मीठा बनाओ ताकि ये रस्म भी पूरी हो जाए। अभी तो फिलहाल हानिया की हालत खुद इतनी बुरी हो रही थी कि वो कोई काम करने के काबिल ना थी। लेकिन फिर भी ये ससुराल था। उसे ये बात शादी के फौरन बाद ही समझ आ गई थी। जब भी तो इतनी तकलीफ को छिपाए वो किचन में खड़ी खीर बना रही थी। आमिर दोपहर के 2:30 उठा था और नहा धोकर बाहर निकल गया। एक बार भी वो हानिया की तबीयत पूछने या उसे देखने किचन में नहीं आया था कि वो सिर्फ एक तस्कीन के तौर पर इसे यहाँ लेकर आया है। वो ना चाहते हुए भी मजबूर थी। मीठे की रस्म भी पूरी हुई। अब वो थोड़ी देर कमरे में चली गई आराम करने के लिए। असर का वक्त हो रहा था, वो गहरी नींद में थी जब अचानक आमिर कमरे में आया और उसने हानिया को जगाना शुरू कर दिया। आमिर का खौफ उसके जहन पर इस कदर सवार हुआ कि उसके जगाने पर वो एकदम से चीख मार कर उठी थी। लेकिन इसके लबों पर अपने लब रखकर उसे खामोश करवा दिया। कसम से सोते हुए इतनी खूबसूरत और मासूम लग रही थी तो मेरा दिल एक बार फिर से मचल उठा है। उसके मुंह से ये सुनकर उसकी जान निकल गई थी। वो एक झटके से खड़ी हुई और कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन आमिर ने उसे बाजू से पकड़कर बेड पर गिरा लिया और एक बार फिर से वो उसे आमादा कर रहा था। जिस तरह रात में उसने उसका साथ दिया था उसी तरह उसे वक्त भी दे। लेकिन हानिया तो जैसे अंदर से टूट गई थी। वो बिल्कुल बेजान लाश की तरह उसके सामने खड़ी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके शौहर के अंदर इतनी गर्मी और ताकत हो गई कि वो रात दिन उससे कुर्बत का तकाजा करेगा। आमिर तो जल्दी से नहा धोकर कमरे से बाहर चला गया था। फिर वो जैसे तैसे अपने बिखरते वजूद को समेट कर उठी और नहाने के लिए चली गई। अभी गिले बाल ये बाथरूम से बाहर निकली थी कि अचानक नसीम बेगम एक औरत के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई और वो शर्म से पानी पानी हो गई क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा था और वो अभी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली थी। वो दोनों एक दूसरे को इशारा करने लगे। नसीम बेगम उसे गुस्से से देख रही थी। उनकी आंखों में उसके लिए तहकीक थी। ये तुम्हारी फुफ्फो सास है हानिया, वो उस औरत का तारुफ करवा रही थी जो मजाक उड़ाने वाली नजरों से उसे देख रही थी। फिर नसीम बेगम से कहने लगी, वैसे भाभी आजकल की नौजवान नस्ल के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। नसीम बेगम कुछ बोल ही नहीं सकी।
फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि हानिया की आंख में आंसू थे। नसीम बेगम ने जिस तरह उसे देखा था और अब उनकी निगाहों में वो बहुत बुरी बन गई थी, जैसे सारा कसूर उसका हो। अब अगर उनके बेटे के अंदर इतनी आग थी शादी की, तो हानिया की इसमें क्या कसूर था? लेकिन ये बात वो नहीं समझ सकती थी। फिर हानिया की हर रात ऐसे ही गुजरने लगी। आमिर अब ऑफिस जाने लगा, लेकिन जाहिर है उसका बाप फैक्ट्रियों का मालिक था। वो सुबह के 12 बजे ही फैक्ट्री जाता और शाम को जल्दी वापस आ जाता। जब से उसकी शादी हुई थी उसका काम में दिल ही नहीं लगता था। उसके जहन पर बस एक ही चीज सवार रहती थी। लेकिन हानिया दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, जबकि आमिर की खुराक बहुत अच्छी थी। उसका जिस्म भी लंबा चौड़ा था, जबकि हानिया दुबली पतली जिस्मामत रखती थी। ये अलग बात थी कि उसके घर के हालात और हानिया के घर के हालात में दिन रात का फर्क था। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, जबकि आमिर के घर में रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। जबकि वो बहन भाई भी सिर्फ दो ही थे। 5 बहन-भाई थे, जिसमें 4 बहनें और एक सबसे छोटा भाई था। हानिया ने जैसे अपने लब सी लिए थे। वो आमिर के बारे में किसी से कोई बात ही ना कर सकती थी और ये बात उसे बहुत ही शर्म हया वाली लगती थी। यही वजह थी कि ना वो अपनी माँ से ये बात कहती और ना ही अपने सास से कह सकती थी। जब भी टाइम मिलता आमिर उसे लेकर कमरे में बंद पड़ा होता। जैसे ही वो नहा के कमरे से बाहर निकलती, नसीम बेगम उसे सख्त सुनाए बिना ना रह सकती थी। इस घर में मेरी जवान बेटी भी है, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। इस दिन भी वो दोपहर में मुलाजमा के साथ मिलकर चंद काम समेट रही थी। जब आमिर 3 बजे घर आ गया, आमिर को देखकर वो इधर उधर छुपने लग जाती। वो जानती थी कि आमिर सिर्फ उससे उससे एक चीज से तलब करता है और ये सब करके अब उसके जिस्म में ताकत ना रही थी। लेकिन आज भी आते ही आमिर से कमरे में बुलवाया था। असर के वक्त वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकली थी, जब छोटी नंद ने दरवाजा बचाया। भाभी, अम्मी बुला रही है आपको। उसने सर से पांव तक हानिया को देखा था। अब वो भी जवान थी। वो नहाने का मतलब खूब अच्छे से समझती थी। फौरन ही चाकर माँ से कहने लगी, भाभी तो नहा रही थी और आमिर भाई मोबाइल चला रहे थे। जैसे ही वो नसीम बेगम के पास आई तो उसे सुनाए बगैर ना रह सकती थी। वो ये क्या तरीका है हानिया? रात खुदा ने किस लिए बनाई है? इन्हीं सब कामों के लिए ना, जो तुम दोनों दिन में भी दरवाजा बंद करके करते हो। उनके मुंह से जैसे आग निकल रही थी। हानिया ने दोनों हाथों में चेहरा छुपाया और रोना शुरू कर दिया। उसे यूं रोता देखकर वो कुछ परेशान सी हो गई थी। मैं भी तो उन्हें यही समझाती हूँ अम्मी, लेकिन वो ये बात समझते ही नहीं। मैं खुद थक गई हूँ ये सब कर करके। आखिरकार वो नसीम बेगम के सामने फट पड़ी थी। ये बात तो उनको भी मालूम थी कि आमिर को शादी का किस कदर शौक था और वो शादी के लिए बेचैन था। हालांकि अभी तक वो संजीदा ना हुआ था, लेकिन फिर भी नसीम बेगम और उनके शौहर ने उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक एक खूबसूरत और नाजुक सी लड़की से उसकी शादी करवा दी थी। हानिया को उन्होंने एक मिलाद में पसंद किया था। उस मासूम और खूबसूरत लड़की के अंदर कोई बुराई नहीं थी, लेकिन वो अपने बेटे की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी उसे। अपने तरीके से उन्होंने हानिया को तसल्ली दी। दिल उसने सोचा कि आइंदा वो कभी इस बारे में हानिया को रुसवा नहीं करेगी। वो भी एक बेटी की माँ थी, इसलिए उन्हें कुछ शर्मिंदगी सी हो रही थी। आमिर नसीम बेगम की कोशिशों के बावजूद भी अपनी इस चीज पर काबू ना पा सका था। नसीम बेगम के समझाने पर वो इतना ही कह सका, शादी किस चीज के लिए करता है बंदा? अम्मी आप छोड़ दें, ये कुछ ज्यादा ही नाजुक मिजाज बनती है। फिर शादी के 2 महीने बाद ही हानिया की तबीयत खराब रहने लगी। जब नसीम बेगम उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने उसे खुशखबरी सुनाई थी, मुबारक हो आपकी बहू माँ बनने वाली है। अब इन्हें एहतियात की जरूरत है। मैंने इनका अल्ट्रासाउंड किया है, अंदर मौजूद नालियां थोड़ी कमजोर हैं, इसलिए इन्हें शौहर के साथ उठने बैठने में एहतियात करनी होगी, वरना ब्लीडिंग भी हो सकती है। डॉक्टर ने खुलकर नसीम बेगम को आगाह कर दिया था। जबकि हानिया नजर झुकाए उनके सामने बैठी थी। जब उसने आमिर को खुशखबरी दी तो वो चिल्लाने लगा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। इतनी जल्दी बच्चा पैदा करके तुम क्या समझती हो कि मैं अपनी खुशी अपने जज्बात दांव पर लगा दूं? किसने कहा था तुम्हें कि मुझे अभी बच्चा चाहिए? रात हुई तो उसके लिए गोलियां लेकर आया, ये खा लो सो जाओ। ये क्या है आमिर? हानिया डरते डरते उसकी तरफ देख रही थी। ये जो औलाद पैदा करने का भूत तुम्हारे जहन पर सवार हुआ है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। चलो जल्दी से ये गोलियां खा लो। वो जबरदस्ती उसे बच्चा जाया करने की टैबलेट खिला रहा था, जबकि हानिया फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। आमिर से आंखें बचाकर उसने वो टैबलेट बेड के नीचे फेंक दी थी। जैसे जैसे रात गुजरी, सुबह वो नसीम बेगम के सामने रो रही थी, आपका बेटा पागल हो चुका है।
अम्मी वो मेरा बच्चा ज़ाया करना चाहता है, उसे औलाद की कोई ज़रूरत नहीं, उसने जैसे एटम बम तोड़ा था। नसीम बेगम का दिल धक से रह गया था। तुम इस हद तक गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती। नसीम बेगम मुझसे लाख मलामत करी थी। आमिर हानिया को शोला बहाई निगाहों से देखता हुआ घर से बाहर चला गया। मुझे मेरी अम्मी के घर भिजवा दो अम्मी, मुझे आमिर से बहुत डर लग रहा है। वह नसीम बेगम की मिन्नतें कर रही थी, अरे बेटा कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगी। इसे क्या मुझसे ज्यादा इसे तसल्ली दे रही थी, लेकिन रात को जब वो अपने कमरे में बैठी थी, आमिर ने उसका बाजू पकड़ा था। मियाँ बीवी के आपस की हजारों बातें होती हैं और तुम सबको बताती फिरती हो, क्या जरूरत है ये सब बताने की। तुम जानती भी हो मैं इन लम्हों में किस कदर अपने जज्बात, अपने कंट्रोल खो बैठता हूँ। अब तो मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करना, वो इसे धमकी दे रहा था और फिर ऐसा ही हुआ। रात होते ही वो इस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा, इसे हाल तक पहुंचा दिया कि वो उठकर बैठ नहीं सकती थी और अचानक उसके जिस्म से ब्लीडिंग शुरू हो गई। आमिर खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है। पूरा बेड खून से भर गया था और वो चला रही थी। आमिर भी अब थोड़ा परेशान हो गया, उसके चेहरे पर पसीने थे। उसकी आवाज़ सुनकर नसीम बेगम भागती हुई आई थी। अगर चंद लम्हे भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती, लेकिन वो अपना बच्चा खो चुकी थी। उसका बच्चा जाया हो गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ आमिर की वजह से। होश व हवास से बेगाना वो अस्पताल के बेड पर थी। हर रात उसके लिए किसी जहन्नुम से कम ना थी। वो किसी सूरत भी वापस आमिर की जिंदगी में नहीं जाना चाहती थी। अम्मी मुझे बचा लो इस वहशी से, इसके अंदर सिर्फ हवस है, इसने मेरे बच्चे को मार डाला। रो रो कर हानिया का बुरा हाल था। उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया। आप लोग मेरी बच्ची का ये हाल करेंगे, मैं सोच भी नहीं सकती। वादा किया था रिश्ता लेते वक्त कि मेरी हानिया का ख्याल रखेंगे। हानिया की अमीर रोते हुए नसीम बेगम को बातें सुना रही थी, जबकि वो खुद बहुत सदमे में थी। आमिर इस कदर और नाफरमान निकलेगा, उन्होंने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उन्हें बच्चे का ही कातिल बन जाएगा। फिर हानिया अपने घर वालों के साथ चली गई, कभी ना वापस आने के लिए। आमिर कुछ बेचैन सा हो गया था, अपने कंट्रोल अपने जज्बात कहाँ पर निकालता, इसलिए वह नसीम बेगम के पास आया और उनके कदमों में बैठ गया। मैं सुधर गया हूँ अम्मी, अब कभी भी उसे तंग नहीं करूँगा। जैसे वो कहेगी वैसे ही उसके साथ चलूँगा। बस एक बार आप हानिया को वापस ले आओ। उसे यूँ रोता धोता देखकर नसीम बेगम का दिल पसीज गया। आखिरकार वो एक माँ थी, तभी दूसरे दिन आमिर को साथ लिए वो हानिया के घर वालों के सामने बैठी थी, जबकि हानिया अभी तक उनको सामने सलाम करने भी नहीं आई थी। हानिया की अम्मी का दिल तो चाह रहा था कि वो इन दोनों को घर से जाने के लिए कह दे, लेकिन घर आए मेहमान को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा सुधर गया है बहन, यह हानिया से माफी मांगने आया है। एक बार दोनों मियाँ बीवी की बात हो जाए, देखें घर टूट जाएगा और दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नसीम बेगम पेशमान थी। हानिया की अम्मी ने आमिर को उसे मिलने की इजाजत दे दी, तभी वो खुशी से उछलते दिल को संभालते हानिया के सामने था। ये देखो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो हानिया, और घर वापस चलो। लेकिन हानिया परेशान थी, क्या सच में ही ये मुझसे माफी मांगने आया है, सुधर गया है, या फिर ये सिर्फ एक ढोंग कर रहा है। लेकिन आखिरकार उसके जज्बात भी एक औरत की ही थे, इसलिए वो जल्दी से माफ करके उसके कमरे में बैठी थी। आपने मुझसे वादा किया है, अब मेरी मर्जी के बगैर आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। जब मेरी रजामंदी होगी तभी मैं आपके साथ रात गुजारूंगी। वो आमिर को आजमाना चाहती थी, वापस आ गई थी, इसलिए आमिर को यह कड़वा घूंट पीना पड़ा और 5 दिन तक उससे हाथ भी नहीं लगाया। बल्कि जहां तक मुमकिन हो रहा था वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई। जब सोई हुई हानि को उसने नींद से जगाया था, हानि ने उसकी सुर्ख आंखें देखी तो डर गई। उसने हानि को खींचकर अपने पहलों में गिराया और कान में कहने लगा, कब तक सताओगी, देखो अब तो मेरा वजूद बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। तुम जानती हो मुझे उसकी कितनी आदत है। वो एक बार फिर से अपना वहशीपन उस पर निकाल रहा था, जबकि हानिया उसे याद दिला रही थी कि उसने उसे क्या वादा किया था। लेकिन वो मुकम्मल होशवास में नहीं था। वो बार बार यही कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, 1 मिनट के लिए भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन हानिया को ये मोहब्बत नहीं बल्कि हवस लग रही थी। वो अपनी थकन, अपने जज्बात उस पर उंडेल कर अपनी गहरी नींद सो रहा था, जबकि उसका वजूद बेपनाह कमजोरी महसूस कर रहा था। वो पूरी पूरी रात जागती रहती थी, इसी वजह से उसकी आंखों के गिर्द हल्के भी पड़ गए थे। अब हानिया हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। एक दिन जब उसकी माँ मिलने आई, अपनी नाजुक फूल जैसी बेटी की यह हालत देखकर उनका कलेजा फट पड़ा और वो उसे अपने साथ ले गई, कभी ना वापिस भेजने के लिए। आखिरकार तुमने अपना घर बर्बाद कर ही लिया, क्यों नहीं छोड़ देते अपनी ये हवस।
मियाँ बीवी का रिश्ते का तकाजा ये नहीं कि तुम उसे एक मशीन समझ लो। नसीम बेगम उसे जलील कर रही थी। चली गई है तो जाने दो, अब कोई ज़रूरत नहीं वापस लाने की। मेरे लिए कोई लड़कियों की कमी नहीं है। आमिर का भी जैसे हानिया से दिल भर गया था। वैसे भी ऑफिस में काम करने वाली लड़की नौरीन आजकल उसकी आशिकी के किस्से चल रहे थे। वो जल्दी उसे शादी करने वाला था। फिर जब हानिया के घर वालों ने उसे खुला मांगा तो उसने भी इनकार नहीं किया और तलाक के पेपर्स बनवा कर अपने माँ बाप को बताए बिना घर भिजवा दिए। नसीम बेगम सदमे से चूर थी जब उन्हें पता चला कि आमिर ने हानिया को तलाक दे दी है। किस कदर नेक और सादा लड़की तुम्हारे लिए पसंद की थी मैंने, लेकिन तुम शायद इसके काबिल नहीं थे। वो इसे एहसास दिलाना चाहती थी, मुझे नहीं जरूरत इसकी वो लड़की जो शोहर की जरूरियात ही पूरी ना कर सके। वो औरत किस काम की, अब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। आप नौरीन के घर जाए रिश्ता लेकर। अभी हानिया को तलाक दी महीना ही हुआ था जब वो नसीम बेगम के सामने डट कर खड़ा हुआ। इकलौता बेटा था, वैसे किसी सूरत खोना भी नहीं चाहती थी। सादगी से नौरीन के साथ उसका निकाह कर लिया। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती थी। वो तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। फैक्ट्रियों का मालिक आमिर उसका शौहर बन गया था। भले ही वो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसके बच्चे तो नहीं थे। लेकिन नौरीन उसकी फितरत से वाकिफ नहीं थी कि वो किस मकसद के लिए उसकी अपनी बीवी बनाकर लाया है। अब नसीम बेगम जल्द से जल्द रिदा की शादी करना चाहती थी। जल्द ही उसका रिश्ता भी तय हो गया, लेकिन आमिर को बस दिन हो या रात नौरीन अपने बिस्तर पर चाहिए थी। वो भी हैरान थी कि आखिर आमिर का दिल क्यों नहीं भरता। एक दिन उसने ये बात आमिर से कही तो वो जोर जोर से कहका लगाते हुए कहने लगा, मेरे अंदर 100 मर्दों की ताकत है। मैं एक ताकतवर इंसान हूँ, एक भरपूर मर्द। देखो, अगर मैं एक दिन में 10 दफा भी अपनी मर्दाना ताकत इस्तेमाल कर लूं तो ये कभी खत्म नहीं होगी। वो अपने ऊपर गरूर करता था। नौरीन खामोशी से उसे देखती रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो आमिर की दौलत पर मर मिटी थी, लेकिन अगर उसे उसकी इस फितरत का इल्म होता तो कभी भी उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला ना करती। वो जान गई थी कि आमिर सिर्फ उसे एक तवाइफ या रखेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अब घर में रीता की शादी का सिलसिला चल निकला था, लेकिन वो अक्सर ही बंद कमरे में आमिर के साथ होती। घर में आए मेहमान भी उसकी आदत देखकर तोबा तोबा करते कि इन्हें तो कोई शर्म हया ही नहीं। नसीम बेगम ने अब खामोशी इख्तियार कर ली थी। हानिया जो बिल्कुल ही कमजोर और सहमी हुई लड़की थी, वो इन चीजों में आमिर को बर्दाश्त ना कर सकी थी, लेकिन नौरीन के अंदर इतनी हिम्मत ना थी। वो अक्सर ही बहाने से पानी में मिलाकर आमिर को नींद की गोलियां दे देती, जिसको खाते ही वो गहरी नींद सो जाता और नौरीन की इस चीज से जान छूट जाती। फिर इधर रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। नसीम बेगम अपने शौहर के साथ 3 महीने के वीजे पर सऊदी अरब चली गई थी, जबकि आमिर को उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया था। पूरी फैक्ट्री आमिर के हवाले थी, लेकिन उसे तो जैसे औरत के नशे की लत लग गई थी। बस वो दिन रात नौरीन को बिस्तर पर लिए पड़ा रहता और फैक्ट्री में कितना नुकसान हो रहा है उसे कुछ खबर ना थी। दूसरी तरफ हानिया भी अपनी नई जिंदगी का आगाज कर चुकी थी। उसके अब्बू ने उसकी दूसरी शादी अपने एक भतीजे से कर दी थी, जो बहुत ही नेक और काबिल लड़का था। वो कवारा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे हानिया से शादी करने पर कोई एतराज नहीं था। अब वो उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। उसके अंदर इतनी हवस ना थी। हानिया की जिंदगी में सुकून था। जब भी वो रात को कभी बिस्तर पर लेटी होती तो आमिर के साथ गुजारी जाने वाली उसे रातें याद आती तो वो कांप जाती थी। न जाने कौन इस दरिंदे के साथ जिंदगी गुजार रही होगी। वो अक्सर इस बात को सोचती। नौरीन भी आहिस्ता आहिस्ता अपना बैंक अकाउंट भरती जा रही थी। वो दिल ही दिल में आमिर से तलाक लेने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि आमिर कभी भी उसे तलाक नहीं देगा। नौरीन को आमिर से भी डर लगता था, जो कभी कभार शदीद वहशीपनी पे उतर आता। कभी कभार वो नौरीन के होंठों पर इस कदर जोरदार प्यार करता था कि उसके होंठों से खून रिसने लग जाता और वो पूरा दिन अपने होंठों को छुपाकर घूमती। जिस तरह से उसने हानिया के साथ जुल्म व ज्यादती की थी, इसी तरह वो नौरीन के साथ भी अपना वही रवैया इख्तियार किए हुए था। वो किसी भी औरत के दिल में अपनी जगह बना सकता था, क्योंकि उसका वहशीपन, उसकी दरिंदगी कोई भी औरत ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन एक दिन फैक्ट्री से वापस आते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह एक्सीडेंट इस कदर जोरदार था कि आमिर मुकम्मल तौर पर मासूर होकर बिस्तर से जा लगा था। नसीम बेगम और उनका शौहर वापस आ गए थे। वो अपने लाडले और इकलौते बेटे का हाल देख देख कर खूब आंसू बहाते, जबकि नौरीन जो इससे तलाक लेने का सोच रही थी,
اس کی حالت کی وجہ سے اور نسیم کے جڑے ہوئے ہاتھوں نے اسے یہاں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ عامر کو سوپ پلا رہی تھی، اس کی طرف دیکھتی دکھتی لہجے میں کہنے لگی، تم نے پہلے ہانیہ کا دل دکھایا عامر، اس کی بددعائیں لی، اسے تم نے اتنے آنسو دیے کہ ان آنسو نے عرش ہلا دیا، اور اس کی بددعاؤں کی وجہ سے آج تم بستر پر پڑے ہو۔ پھر تم نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی، میں تمہیں اپنا شوہر سمجھ بیٹھی تھی، لیکن تم نے مجھے ایک طوائف سمجھا، لیکن آج دیکھو کس قدر بے بسی سے بستر پر پڑے ہو، میرے محتاج ہو، چاہو تو تمہیں میں زہر دے کر جان سے بھی مار دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ میں تمہاری جیسی وحشی اور درندہ صفت انسان نہیں ہوں۔ عامر کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے، وہ خود کو کس قدر بے بس محسوس کر رہا تھا، اس کا اندازہ اس کی خاموش لفظ سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا، جبکہ نورین اسے تانے دینے سے باز نہ رہ سکی تھی۔ صبح سویرے اسے ناشتہ کرا کر نورین اب پرس اٹھاتی گھر سے باہر چلی جاتی۔ عامر معذور کیا ہوا، اسے تو جیسے ہی زندگی کا قیمتی سکون مل گیا، اب وہ آزاد پنچھی کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا نسیم بیگم عامر کو ویل چیئر پر سے پارک میں لے کر آئی تھی، جب 3 چھوٹے چھوٹے معصوم اور خوبصورت بچے یہاں سے وہاں بھاگتے کھیلتے نظر آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عامر کی اولاد کا سکھ دیکھنا شاید اس کے نصیب میں نہیں تھا، وہ بے اولاد ہی رہ گیا تھا۔ اچانک ہی انہیں یاد آیا جب ہانیہ ماں بنی تھی، اس نے کس طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ختم کر دیا تھا، شاید خدا نے اسی بات کی اسے سزا دی تھی۔ وہ بچے ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے جب کالے رنگ کی سوٹ ملبوس ایک لڑکی دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ جیسے وہ نزدیک آئے، نسیم بیگم اور عامر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہانیہ تھی، جب اپنے بچوں کو اپنے بازو میں لیے پیار کر رہی تھی۔ دور کھڑا اس کا شوہر ان کو پکار رہا تھا، لیکن ہانیہ نے جاتے جاتے ایک دم سے ہی پلٹ کر دیکھا۔ اس نے نسیم بیگم کے ساتھ بیٹھے عامر کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے لبوں سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھوں نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ ایک افسوس بھری نظر عامر کے وجود پر ڈال دی اور وہ اپنے شوہر کی طرف پلٹ گئی تھی۔ جبکہ عامر نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، نسیم بیگم نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پھر دل میں دعائیں دینے لگی کہ میرے بیٹے کی مشکلوں کو آسان کر، ایک ماں ہی اپنی اولاد کی تکلیف سمجھ سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عامر کے حق میں معافی کی دعا مانگ رہی تھی۔ شاید ان کی تربیت میں ہی کمی رہ گئی تھی، جو عامر نے ایک نہیں بلکہ دو لڑکیوں پر درندگی ڈھائی تھی، ان کی زندگی خراب کر دی تھی۔ لیکن آج ہانیہ کو یوں خوش باش اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھ کر ان کے دل کو سکون ملا تھا۔ اب ہانیہ نے اس حالت میں دیکھ لیا، شاید خدا کو بھی عامر کی معافی پسند آ جائے، کچھ نہ کچھ تو اس کی زندگی میں آسانی ہو ہی جائے گی۔